Assalamu alaikum students. Today we will be taking start of our next topic, that is the transmission of nerve impulse across the synapse. So we have to define that what is the transmission of nerve impulse. So a phenomenon in which the nerve impulse is conducted to another cell at either an electrical or chemical synapse, that is called as what? That is called as transmission of nerve impulse. Now we are saying over here in simple words, if we define, that is the nerve impulse, which is a sort of message when it is transmitted from one neuron through another neuron, and we are saying between the two neurons there is a junction which is called as synapse. So we are saying the transmission of that information from one neuron to another through that gap, it is called as what? Transmission of nerve impulse across the synapse. So students, over here synapse is important. You see what is synapse then? We have discussed that synapse is a microscopic gap, or that's the junction between the neuron, या एक न्यूरॉन और नॉन न्यूरोनल सेल के दरमियान भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा है जंक्शन के थ्रू, तो उसको हम सिनेप्स कहेंगे, उस जंक्शन को हम सिनेप्स कहेंगे जी. अब अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहे तो लेट्स सी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये इस माइक्रोस्कोपिक गैप या जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड है. इफ़ यू सी, इसी तरह ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और इनके दरमियान ये माइक्रोस्कोपिक गैप है जी. Now the component of synapse over here, as there is importance of synapse, क्योंकि हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन के लिए फिर synapse के एक्सप्लेनेशन का होना बहुत ज़रूरी है. If we see over here the component of the synapse, it consists of three main component, चाहे वो electrical हो या chemical synapse हो, यानी चाहे वो electrical synapse हो या chemical जो भी हो, लेकिन इसके तीन main component है. पहला कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज प्रीसाइनेप्टिक नोब, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? दैट इज साइनेप्टिक क्लिफ, और तीसरा दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक नोब जी. इसको अब हम अगर डायग्राम में देखना चाहेंगे तो लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड एज द प्रीसाइनेप्टिक नोब. यहाँ पे मैंने दो टाइप के साइनेप्स को शो किया है, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है और दूसरा केमिकल साइनेप्स है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था कि उसमें ट्रांसमिशन कैसे होती है, दैट इज़ थ्रू गैप जंक्शन चैनल. लेकिन आज हम केमिकल साइनेप्स के ट्रांसमिशन को लेंगे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें इन तीन कंपोनेंट के बारे में मालूम होना ज़रूरी है. दैट इज़ प्री साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक साइनेप्स यानी ये गैप. इस गैप से पहले जो नोब है वो दैट इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक नोब. नोब लाइक डायलेटेड स्ट्रक्चर है इसलिए. और प्री साइनेप्टिक नोब को अगर आप देखें, दैट इज बेसिकली द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन विच इज अ डायलेटेड वन. इसी तरह फिर साइनेप्टिक क्लिफ है. इस माइक्रोस्कोपिक गैप को हम साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लिफ भी कहते हैं, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है. और पोस्ट साइनेप्टिक नोब, पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट मीन आफ्टर, साइनेप्टिक साइनेप के, पोस्ट साइनेप्टिक नोब यानी साइनेप्स के बाद वाला जो नोब है, दैट इज द डेंड्रॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन, यानी दो न्यूरॉन जो आपस में जुड़े हैं एक जंक्शन के थ्रू, तो इस जंक्शन को तो हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहेंगे. लेकिन पहले वाला न्यूरॉन जो इस क्लिफ्ट से पहले जिसका टर्मिनल आ रहा है उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक नोब, और इस क्लिफ्ट के बाद आने वाला उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक नोब. इसके अलावा हम ज़रा अपना कंसेप्ट मेम्ब्रेन के बारे में भी क्लियर करें कि फिर जो प्री साइनेप्टिक नोब का मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके अलावा पोस्ट साइनेप्टिक नोब के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. यानी ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. इसके अलावा ये प्री साइनेप्टिक नोब था और ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब है. अगर आप देखें तो पोस्ट साइनेप्टिक नोब में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर लगे हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स. और इसके अलावा इफ़ यू ऑब्जर्व तो प्री साइनेप्टिक नोब में स्पेशल टाइप ऑफ वेसिकल है. यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक वेसिकल, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करेंगे. राइट. अब हम
मैकेनिज्म को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, ये तो हमारे पास कंपोनेंट थे। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रीसाइनेप्टिक नोब के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इफ़ यू ऑब्जर्व द एक्सॉन यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रीसाइनेप्टिक नोब को अगर हम ले लें तो द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन इट हैव एक्सपेंडेड टिप्स विच इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नोब। जी बिल्कुल, हम अगर देख लें तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन एंड है ये थोड़ा डायलेटेड है और इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक नोब, राइट। फिर उसके बाद इफ वी ऑब्जर्व व्हाट्स द सिचुएशन, then they are saying the cytoplasm of the synaptic knob yani presynaptic knob, it contain numerous tiny spherical sacs which are called as synaptic vesicle, and each of these vesicle it has as many as 10,000 molecule of neurotransmitter substance। जी देख लेते हैं इसको भी डायग्राम में। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकती हैं कि प्री साइनेप्टिक नोब में बहुत से छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है और इन वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड दे आर सेइंग कि इनके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है राउंड अबाउट 10,000 तक न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। जी अब नेक्स्ट वी मस्ट मूव टूवर्ड्स द मैकेनिज्म। हम कहेंगे कि जी न्यूरोट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के जो स्टेप है या मैकेनिज्म है इसको वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं। लेट्स सी, अब इस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है, किस मैकेनिज्म का, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द अराइजल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप है दैट इज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तीसरा जो है दैट इज बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप उसका है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जी सबसे पहले हम आ जाते हैं कि द अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल बेटा अगर आप रिकॉल करें तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, दैट वाज बेसिकली नर्व इम्पल्स। हमने कहा था कि एक्शन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, और एक्शन पोटेंशियल तब होता है जब नर्व इम्पल्स मूव कर रहा है। और एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन की ये करेक्टरिस्टिक है कि उसमें द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इट इज पॉजिटिव एंड द आउटसाइड इज नेगेटिव। जी तो द अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल it depolarizes the plasma membrane of the neuron and opening the voltage regulated channel that allow the calcium to diffuse into the synaptic knob। जी सबसे पहले what are they saying कि एक्शन पोटेंशियल के दौरान जब डीपोलराइजेशन हो रही है बेसिकली तो सोडियम गेट खुल जाएंगे और as a result they would be doing what, they would be also causing the permeability of membrane for the calcium ion as well। तो एक्शन पोटेंशियल के दौरान द इनसाइड इज पॉजिटिव एंड द आउटसाइड इज नेगेटिव। जी व्हाट आर दे सेइंग, देन द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें कि जब सोडियम गेट खुल जाएंगे तो साइड बाय साइड वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे, किसके लिए, कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम भी रश इन करेगा। द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम विल आल्सो अकर। This calcium will bind with these vesicle-like structure which are containing the neurotransmitter, and these calcium when bind to the vesicle, so that would be channelizing the vesicle towards the presynaptic membrane where they will release their neurotransmitter। Let's see इस step को अब हम पढ़ते हैं। The release of neurotransmitter, the resulting rise in concentration of calcium in the cytoplasm of the presynaptic knob, it causes some of the synaptic vesicle to fuse with the presynaptic membrane and releasing the neurotransmitter। Yes, and the neurotransmitter which is shown over here in the diagram, that is basically acetylcholine। For example, in vesicle के अंदर acetylcholine है जो कि एक neurotransmitter है।
तो ये वेसिकल यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आके फ्यूज़ हो गए और इसने रिलीज़ कर लिया अपना न्यूरोट्रांसमीटर और अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस क्लिफ्ट तक या साइनेप्स तक पहुँच गया जी। नेक्स्ट, binding of the neurotransmitter. Now the neurotransmitter, they will then diffuse across the synaptic cleft and bind to the receptor on the postsynaptic membrane. जी, अब if you observe over here, ये जो synaptic cleft है इसमें the neurotransmitter have been released from the vesicle and now these neurotransmitter they will bind to special protein which are basically receptor and these are presented on the postsynaptic membrane. बेटा if you observe we had discussed कि जिस तरह presynaptic नोब के अपने करेक्टरिस्टिक है तो इसी तरह postsynaptic नोब के भी अपने करेक्टरिस्टिक है। पोस्टसाइनेप्टिक नोब के मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं एंड दीज आर स्पेसिफिक फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर। तो द न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड टू दीज रिसेप्टर एंड एज अ रिजल्ट of these what happen that they will open the channel for the sodium ion। तो इसका मतलब है कि जब सोडियम गेट खुल जाएंगे तो the action potential is transmitting into the postsynaptic vesicle or membrane as well। जी यहाँ पे हम देखते हैं the neurotransmitter then diffuse across the synaptic cleft and bind to the receptor on the postsynaptic membrane, right? Now excitatory postsynaptic potential. If you see over here, the binding of the neurotransmitter to the postsynaptic neuron receptor, it also opens some channels that allow sodium to diffuse across the postsynaptic membrane. As a result of the postsynaptic membrane, it depolarizes or the action potential is generated over here. And that's why since this depolarization it brings the membrane, कौन सा membrane यानी जो postsynaptic membrane है, it brings the membrane potential towards the threshold level where now the nerve impulse can pass over here. So it is called as the excitatory postsynaptic potential. If you see over here, students, we had discussed that first the action potential occur, which is basically the depolarization. And depolarization, what's the situation? That the membrane is permeable for the sodium channels. The sodium is continuously getting in. The influx of sodium was taking place, and it was also causing the permeability of the membrane for the calcium ions as well. So the calcium, it was getting injured, and that calcium, it was binding to the vesicle. The vesicle were getting prepared inside the postsynaptic node, and they were having what? Neurotransmitter. So when this calcium, it get bind with the vesicle, it is channelizing the vesicle to move towards the presynaptic membrane. And when they were getting near to the or touching to the presynaptic membrane, so then they were releasing their content into the cleft. ये इस cleft में या synapse में अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहे थे और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर बाइंड कर रहे थे दूसरे मेम्ब्रेन यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर के साथ and then the membrane of the postsynaptic node it was getting permeable for the sodium ion और postsynaptic membrane में भी sodium gates खुल रहे थे, they were getting open and as a result the sodium it was rushing in or the influx of sodium it was taking place. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे एक एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है. You can observe over here this was the axon end of one of the neuron जो कि आर्टिकुलेटेड था या जंक्शन में था दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ. And you see over here उस दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन टर्मिनल था उसके मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर लगे हुए थे which were getting bind to the special type of receptor G and then they were dictating the membrane to become permeable for the sodium ion and thus the depolarization it was taking place in the postsynaptic membrane as well. So such potential it is called as excitatory postsynaptic potential. Excitatory mean it was causing excitation, postsynaptic क्योंकि ये membrane जो है post है synapse के यानी synapse के बाद आता है. So
excitatory postsynaptic potential is basically the energy, right? Beta, if you observe over here in the hashes, we have also written the steps in a systematic way. An action potential, it is arising and it's initiate the synaptic transmission, yes, and the sodium channel, they were getting open and were causing depolarization in the axon terminal of the membrane. This is the axon terminal of one of the neuron. And then depolarization of the terminal membrane, it causes the voltage gate for the calcium to be open, means कि सबसे पहले तो सोडियम इन कर रहे थे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा था, लेकिन वो कैल्शियम के चैनल भी फिर खोल रहे थे और कैल्शियम की भी इनफ्लक्स हो रही थी. Then the calcium, it enters the cell and triggers the fusion of acetylcholine vesicle with the presynaptic membrane. फिर ये कैल्शियम जब इन वेसिकल के साथ अटैच हुआ तो ये ट्रिगर कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था कि ये प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएं. Acetylcholine molecule diffuse across the synaptic cleft and bind the receptor on the postsynaptic membrane. फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से रिलीज हो गए तो पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये स्पेशल टाइप के रिसेप्टर थे और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है दैट इज बेसिकली एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो ये मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे थे. The activated receptor, it basically open chemically sodium gate for the what, and as a result they were causing depolarization. कि जब पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम गेट खुल गए तो they were basically that is was characteristic of depolarization, and as a result the inside it was characterized by more positive ion as compared to the outside, and the outside it was negative. So the spreading of depolarization, it fires an action potential in the postsynaptic membrane as well. जी. एंड देन आफ्टर दैट यहाँ तक तो हमारे पास मेन स्टेप थे एक्शन पोटेंशियल के, लेकिन अब हमारे पास व्हाट्स द सिचुएशन जी. अब अगर हम कहें कि in some of the, यहाँ पे if you see the binding of the neurotransmitter to the postsynaptic neuron receptor, it opens some channel and allow the sodium ion to diffuse across the postsynaptic membrane, and as a result postsynaptic membrane it was getting depolarizes and the action potential it was generated. So that's why it was called as excitatory that was called as excitatory postsynaptic potential, right? क्योंकि इसने postsynaptic membrane को excite कर दिया. किसके लिए? नर्व इम्पल्स के लिए. और एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो गया कहाँ पे? पोस्टसिनेप्टिक नोब में, राइट? ओके, अब इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल क्या है? At other synapse, different neurotransmitter they bind to the channels. Inhibitory neurotransmitter भी होते हैं, वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं. Let's see, suppose अगर हम ले ले कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर हो तो वहाँ वो भी जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे तो वो अपने रिसेप्टर साइड के साथ बाइंड करेंगे and they will then not cause the opening of sodium gate, rather they would cause the permeability of the postsynaptic membrane for the chloride ion. ठीक है, एक चीज आप अपने माइंड में रखें कि इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल में क्या होता है कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जब रिलीज करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद सोडियम गेट को नहीं ओपन करेंगे बल्कि वो क्लोराइड आयन के लिए मेम्ब्रेन को परमेएबल कर देंगे. और मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो क्लोराइड आयन के लिए है तो एज अ रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड आयन इनसाइड आना शुरू कर देंगे और that will cause membrane hyperpolarization. The postsynaptic membrane it become hyperpolarizes. बेटा अगर आप रिकॉल करें ना तो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की दो कैरेक्टरिस्टिक जो मेन उसके थे. एक तो ये कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज दैट व्हेन द नर्व इम्पल्स इज नॉट पासिंग थ्रू इट. ठीक है, और दूसरा ये कि in resting membrane potential it was characterized by negative ion inside and positive ion outside. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जब क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव आयन है वो इनसाइड उसकी इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगी तो इट विल बी काजिंग हाइपर पोलराइजेशन.
पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वोल्टेज थी दैट वाज -70 मिली वोल्ट, और ये उससे भी डाउन हो जाएगा, तो इट मीन्स कि कोई नर्व इम्पल्स पास नहीं होगा. And hyperpolarization which is produced in this manner, it is called as inhibitory postsynaptic potential. जी, लेकिन अगर आप देखें जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में क्या सिचुएशन थी, यानी उस केस में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे थे पोस्ट साइनेप्टिक नोब में, तो एक्शन पोटेंशियल हो रहा था या डीपोलराइजेशन हो रही थी. और एक्शन पोटेंशियल के भी हमने बहुत से कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे, लेकिन जो उसके मेन 2 कैरेक्टरिस्टिक थे वो ये कि एक्शन पोटेंशियल इज दैट distribution of charges across the membrane of neuron when the nerve impulse is passing through it. और दूसरा जो हमने स्टडी किया था that is कि the inside is positive and the outside is negative in case of the action potential, which is just opposite to that of the resting membrane potential, या जब हम मैकेनिज्म को पढ़ते हैं that is inhibitory post synaptic potential. जी, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है या हो गया है यहाँ पे सिनेप्टिक क्लिफ्ट में, और इसने अपना काम कर लिया, इसने एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रांसमिट कर दिया. तो इस क्लिफ्ट से इस मॉलिक्यूल को, न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल को कैसे क्लियर अप करेंगे, तो लेट्स सी. मैकेनिज्म फॉर द क्लियरेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. Various mechanisms they clear the neurotransmitter from the synaptic cleft, which is terminating their effect on the postsynaptic cell. जी, एक तो अगर हम ले लें कि certain neurotransmitter they may be actively transported back into the presynaptic neuron to be repackaged into the synaptic vesicle. जी, कहते हैं कि या तो ऐसा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं उसको दोबारा रीपैक किया जाए, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो उसको दोबारा ले ले और उसको पैकेज कर ले न्यू वेसिकल के फॉर्मेशन में. दूसरा क्या है, दूसरा ये है आर दे मे बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया मीन के न्यूरोग्लियल सेल्स विच आर द माइलिन शीट सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है, टू मेटाबोलाइज एज अ फ्यूल. कि माइलिन शीट के लिए ये मेटाबॉलिक एज अ फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, या इसको मेटाबोलाइज करके वो इसको एज अ फ्यूल ले लेते हैं. अदर न्यूरोट्रांसमीटर दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय एंजाइम, ठीक है, that catalyzes the or hydrolyzes and hydrolyzes the neurotransmitter like acetylcholine is hydrolyzed by acetylcholine esterase. अब acetylcholine is a neurotransmitter. It is hydrolyzed by acetylcholine esterase जो कि enzyme है. Likewise, the adrenaline, which is a hormone, is hydrolyzed by मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो कि एक एंजाइम है. जी, तो हम अब देखते हैं कि क्लियर करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर को क्लियर करने के लिए, या तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्लिफ्ट में है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वापस ले लेती हैं, उसको रीपैकेज कर लेती हैं वेसिकल के फॉर्मेशन में. दूसरा ये कि न्यूरोग्लियल सेल के लिए ये फ्यूल के तौर पे काम करते हैं. या फिर थर्ड सिचुएशन क्या है कि एंजाइम्स हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर को हाइड्रोलाइज कर लेती हैं. और इसमें कौन से एंजाइम, वन इज फॉर एसिटाइलकोलिन, दैट इज एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज, और इसके अलावा एड्रेनलिन के लिए मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. जी, ये आज का हमारा लेक्चर था. यू हैव टू थॉरली जस्ट लिसन इट, एंड इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन और प्रॉब्लम वी वुड बी डिस्कसिंग दैट अगेन इन डिटेल. टिल दैट, अल्लाह हाफिज. थैंक यू.